स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, काला अजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. काला अजार या विसरल लीशमैनियासिस रेत मक्खियों द्वारा प्रसारित एक परजीवी संक्रमण है। 2. इसे काला ज्वर या दमदम ज्वर भी कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत ने 2023 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम काला अजार के मामले पहली बार दर्ज करने का लक्ष्य हासिल किया है। काला अजार या विसरल लीशमैनियासिस रेत मक्खियों द्वारा प्रसारित एक परजीवी संक्रमण है, अतः कथन 1 सही है। यह एक धीमी गति से बढ़ने वाली स्वदेशी बीमारी है जो जीनस लीशमैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। इसे काला ज्वर या दमदम ज्वर भी कहते हैं, अतः कथन 2 सही है। भारत में लीशमैनिया डोनोवानी इस बीमारी को फैलाने वाला एकमात्र परजीवी है। जीनस फ्लेबोटोमस अर्जेंटाइप्स की सैंडफ्लाई भारत में काला अजार की एकमात्र ज्ञात वाहक है। इसमें बुखार, वजन में कमी, प्लीहा और यकृत का बढ़ना आदि लक्षण देखे जाते हैं। यदि इसका उपचार न किया जाए तो 95% मामले में यह घातक हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। 2. यह डिजिटल पहचान, भुगतान, बुनियादी ढांचे एवं डेटा एक्सचेंज समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नेस्कॉम तथा आर्थर डी लिटिल ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतीय डिजिटल समावेशन में तेजी। इसमें कहा गया है कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI 2030 तक भारत को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की संभावना है। बता दें कि DPI डिजिटल पहचान, भुगतान, बुनियादी ढांचे एवं डेटा एक्सचेंज समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है, अतः कथन 1 सही है। यह देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ साथ डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। यह लोगों, धन एवं सूचना के प्रवाह में मध्यस्थता करते हैं। ये 3 सेट एक प्रभावी DPI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की नींव का भी निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, इनसैट 3DS उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनसैट 3DS उपग्रह भूस्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का एक अनुवर्ती मिशन है। 2. यह पूर्ण रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। 3. इसे मौसम पूर्वानुमान तथा आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन और पृथ्वी सतह एवं समुद्री प्रेक्षणों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इनसैट 3DS उपग्रह, यह उपग्रह भूस्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का एक अनुवर्ती मिशन है, अतः कथन 1 सही है। यह पूर्ण रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, अतः कथन 2 सही है। इसे मौसम पूर्वानुमान तथा आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन और पृथ्वी सतह एवं समुद्री प्रेक्षणों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्रायोजेनिक इंजन अथवा क्रायोजेनिक चरण क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करने वाले अंतरिक्ष प्रमोचक रॉकेट के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। 2. क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है जो बहुत निम्न ताप पर तरल हो जाते हैं। 3. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे तरल प्रणोदक प्रति इकाई द्रव्यमान में बहुत कम ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे रॉकेट पर ईंधन भार बढ़ जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रायोजेनिक इंजन अथवा क्रायोजेनिक चरण क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करने वाले अंतरिक्ष प्रमोचक रॉकेट के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है, अतः कथन 1 सही है।
क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है जो बहुत निम्न ताप पर तरल हो जाते हैं, अतः कथन 2 सही है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे तरल प्रणोदक प्रति इकाई द्रव्यमान में महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे रॉकेट पर ईंधन भार कम हो जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सरकार द्वारा निर्धारित वह मूल्य है जो किसानों से खरीदे गए गन्ने के बदले में मिलों को उन्हें देना होता है। 2. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 देश भर में FRP के भुगतान को नियंत्रित करता है। 3. गन्ना उद्योग को पुनर्गठित करने हेतु FRP MS स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आधारित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP यह सरकार द्वारा निर्धारित वह मूल्य है जो किसानों से खरीदे गए गन्ने के बदले में मिलों को उन्हें देना होता है, अतः कथन 1 सही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ECA 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 देश भर में FRP के भुगतान को नियंत्रित करता है, अतः कथन 2 सही है। गन्ना उद्योग को पुनर्गठित करने हेतु FRP रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। 2. यह पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। 3. यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा संचालित होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है, अतः कथन 1 सही है। यह पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, अतः कथन 2 सही है। NHA का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दोस्ती 16 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे साल 1992 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था। 2. इसका उद्देश्य भारत, मालदीव और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करना है। 3. इसे प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मालदीव में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन किया गया। दोस्ती 16 अभ्यास को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। बता दें कि श्रीलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। इसका उद्देश्य भारत, मालदीव और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करना, आपसी सहयोग व क्षमता बढ़ाना तथा तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग स्थापित करना है, अतः कथन 2 सही है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बड़े भाषा मॉडल यानी LLM की एक श्रृंखला है। 2. इन AI मॉडल का आकार 1.7 बिलियन से लेकर 40 बिलियन पैरामीटर तक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। IIT बॉम्बे के नेतृत्व वाले भारत GPT इकोसिस्टम के सहयोग से सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर यानी SML ने 22 भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित इंडिक बड़े भाषा मॉडलों का एक सूट हनुमान पेश किया है। हनुमान एक बड़े भाषा मॉडल यानी LLM की एक श्रृंखला है जो हिंदी, तमिल और मराठी जैसी 11 भारतीय भाषाओं में प्रतिक्रिया दे सकती है, अतः कथन 1 सही है। इसे स्वास्थ्य देखभाल, शासन, वित्तीय सेवाओं और शिक्षा सहित 4 क्षेत्रों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक मल्टी मॉडल AI टूल है जो कई भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, वीडियो आदि प्रदान करता है।
बता दें कि इन AI मॉडल का आकार 1.5 बिलियन से लेकर 40 बिलियन पैरामीटर तक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संपूर्ण भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है। 2. इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। 3. ये स्कूल संबंधित राज्य के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे और शिक्षा केवल मातृभाषा में दी जाएगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका नोडल मंत्रालय जनजाति कार्य मंत्रालय है, अतः कथन 2 सही नहीं है। EMR स्कूल CBSE पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस योजना का उद्देश्य खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान देने के साथ जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के बराबर स्कूलों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, निर्भया फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है। 2. इसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में सुधार के लिए परियोजनाएं तैयार करना है। 3. इसका संचालन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निर्भया फंड यह एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है, अतः कथन 1 सही है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में इस फंड की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में सुधार के लिए परियोजनाएं तैयार करना है, अतः कथन 2 सही है। निर्भया फंड का संचालन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कुरुव द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। 2. यह एक घनी आबादी वाला नदी डेल्टा है जो काबिनी नदी के बीच में स्थित टापुओं के एक समूह से मिलकर बना है, जिसमें समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात शामिल है। 3. इसके वनों में औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती हैं तथा साथ ही यह विभिन्न प्रजातियों के ऑर्किड और प्रवासी पक्षियों को निवास प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।